गुड इवनिंग क्लास 11। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपके एटॉमिक साइज का, है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने क्या करा, आपको एटॉमिक साइज के डेफिनेशंस बताए और डिफरेंट टाइप के मैंने आपको एटॉमिक साइज बताया, एटम का साइज, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड ऑल। सही बेटा। आज हम क्या करेंगे, एटॉमिक साइज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब हम करने वाले हैं। और मेरी एडवाइस वही है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने नोट्स को परफेक्ट करना है। सही है। नोट्स आप अच्छे कर लोगे, मास्क लगाना, नोट्स अगर आप अच्छे कर लोगे आपका सब अच्छा हो जाएगा। आप नोट्स सबसे पहले करिए, है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं वन बाय वन। किस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, किस तरह के क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछने वाले हैं। नोट्स मैंने शेयर कर ही दिए आपको, तो करना क्या है, वीडियो लेक्चर देखते देखते आपको साथ साथ नोट्स भी रीड करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। ये 2 क्वेश्चंस देखिए आप साइज के ऊपर, चांस 100% बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन 1 देखिए, फॉर द सेम एटम साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनायन। ये बोलता है किसी भी एटम के लिए उस एटम के कैटायन का साइज एनायन से छोटा क्यों होता है। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन और एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज आयन। जब आप आंसर दोगे तो कोई भी एक एटम एज्यूम कर देगा। जैसे हमने बोला आपको, सपोज करिए आपने लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम एटम है और इसका कैटायन क्या होता है आपका Mg+। सही है। ये एटम का और ये इसका कैटायन। क्लियर है। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम और Mg2+ आयन का। अब Mg का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, तो आप क्या लिखोगे, इसके पास 12 प्रोटॉन है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। Mg+2 में क्या है, 12 प्रोटॉन है बट इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10। ये सिंपल कॉन्सेप्ट। सही। तो होगा क्या, यहां 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस और माइनस चार्ज क्या है, दोनों का इक्वल है। यहां 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर है किससे, आपके इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज से। इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ Mg2+ आयन इज हाई, सुन लो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। इफ द पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Mg2+ आयन इज हायर देन इलेक्ट्रॉन, देन nuclear force of attraction increase. As the nuclear force of attraction increase, the size of atom decrease. एक और तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए अगर हम 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आप क्या लिखोगे, 282 KLM। अगर आप मैग्नीशियम के 10 इलेक्ट्रॉन्स का लिखोगे तो क्या लिखोगे, KL 2,8। तो Mg के पास क्या है, 3 शेल है और Mg2 में क्या है, ओनली 2 शेल है। क्लियर। और 2 शेल होने की वजह से Mg+2 का साइज Mg एटम से छोटा होता है। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम एक्सप्लेनेशन किस फॉर्म में दें। जरूरी नहीं है बुकिश ही दें या कुछ और लगे वो करें, आपको जो अच्छा लगता हो उस फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दीजिए। सही है। एक और देखते हैं आगे। हम आपके नोट्स के अकॉर्डिंग पेज नंबर 12 पर हैं। जैसे आप वीडियो लेक्चर देखें, नोट्स पढ़ना साथ में, आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपका, एनायन का साइज पेरेंट्स न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, देखिए इमेजिन करिए आपके पास O-2 है और ऑक्सीजन है। O-2 ऑक्सीजन का एनायन हुआ और O क्या है, पेरेंट एटम है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8। इसका मतलब क्या है, यहाँ प्रोटॉन का नंबर भी 8 है बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, 8+2। -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन का नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8। अब यहां देखिए, यहां क्या चीज ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, इन एनायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता है एनायन में।
ड्यू टू विच न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ O-2 आयन इज लोअर। इसलिए क्या होगा, इस O-2 आयन का न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर इसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एटम का साइज बढ़ेगा। तो O-2 क्या होता है, बिगर है। यहां क्या है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोटॉन से ज्यादा हो गए साइज बढ़ जाएगा, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंपली अगर मैं इमेजिन करूं आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास ऑक्सीजन -2 है और आपके पास O+1 है। आप बोलोगे O+1 होता है, होता है, पढ़ोगे क्लास 12 में। तो सबसे बड़ा कौन होता है, एनायन। एनायन से छोटा कौन होता है, न्यूट्रल एटम, और सबसे छोटा कौन होता है, कैटायन। तो ये एक पैटर्न होता है साइज ऑफ एटम में। किसी भी सेम एटम के लिए उसके एनायन का साइज बड़ा होता है, उससे छोटा उसका न्यूट्रल एटम होता है, और सबसे छोटा उसका कैटायन होता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, पक्का आने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सही है। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, आपके पास ये आयंस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना है। जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है वहां मैंने एक टर्म बोला था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे आयंस या एटम विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना, मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा न्यू कमर्स को। और जो नए बच्चे हैं वो मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलोगे तो फायदा है, मजा है, सब कुछ क्लियर होगा। रैंडमली वीडियो नहीं देखने, मेरे टच में रहिए, उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखिए। देखिए मैंने लिखा O-2, O में क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन। 10 क्यों हुआ, 8 + 2 ये 10। नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 क्यों बोला, 7 + 3 10। माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। फ्लोरीन 9 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9 + 1 10। ये मैंने कैलकुलेशन करी हुई है। अब देखिए यहां सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, देखिए सेम इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये नाम है इसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सही है, ये पढ़ाया था टॉपिक मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ऐसे केमिकल स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं साइज की। अभी आपने क्या बोला, जिसका माइनस में चार्ज ज्यादा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, उसका साइज सबसे बड़ा होगा। जिसका प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन होगा, यहाँ N-3, चार्ज ज्यादा है माइनस में। N-3 से छोटा कौन होगा, O-2। इससे छोटा कौन होगा, F-1। इससे छोटा कौन होगा, Na+। इससे छोटा कौन होगा, Mg+2। सबसे छोटा कौन होगा, Al+3। ये है आपके एटॉमिक रेडियस का साइज। सही है, तो सबसे छोटा क्या लिखा आपने, Al+3। सबसे बड़ा क्या लिखा आपने, N-3। क्यों, क्योंकि अभी पढ़ाया आपने, माइनस चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, और प्लस चार्ज बढ़ेगा आपका साइज छोटा होता चला जाएगा। क्लियर है, ये आप ये समझिए क्वेश्चन नहीं है अपने आप में, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो 12th में और आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। यही वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो डिसाइड करता है कि आपकी 11th वीक है या स्ट्रांग है। तो देखिए क्वेश्चन ढंग से एक और करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये हॉट्स की कैटेगरी का, आउट ऑफ B+3 एंड Al+3 विच वन इज लार्जर। आपके पास बोरोन कैटायन है +3 वाला, एल्यूमिनियम कैटायन है +3 वाला, आपको बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। अब क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, आप सोचोगे सर यहां तो दोनों के ऊपर ही प्लस चार्ज है, +3 है, हॉट्स इसीलिए तो हॉट्स है वो। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। देखिए B+3 एटॉमिक नंबर 3 होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, 3 - 3 = 0।
मतलब इसके पास एटॉमिक नंबर 5 होगा और क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5 माइनस 3 इक्वल 2। सही। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे तो के पास 2 है, मतलब इसके पास क्या है, ओनली 1 शेल है। बात करते हैं हम एल्यूमिनियम प्लस 3 की। एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 13 माइनस 3 इक्वल 10। तो कैसे फिल करोगे K2L8। अब देखिए किसके पास ज्यादा शेल है, Al प्लस 3 के पास। तो आप क्या लिखोगे, इन Al प्लस 3 चाहे आपका चार्ज सेम है बट इन Al प्लस 3 2 shells are present. That's why size of Al plus 3 is larger than B plus 3. एक और देखते हैं फिर चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए आप हॉट्स का, ये भी हॉट्स का है और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। क्या बोलता है, एक लड़का है, इस लड़के ने क्या करा, कॉपर Cu+1 और Cu+2 के साइज को डिफाइन करा। मतलब उसने Cu+ और Cu2+ आयन के साइज को मेंशन करा। Cu का साइज 0.096 नैनोमीटर बताता हूँ मैं, आपको बताया भी था हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। याद रखना अगर भूल गए तो। ये कॉपर का साइज है, Cu+1 का साइज है, Cu+2 का साइज है। बट टीचर क्या बोलता है, आपका एक्सपेरिमेंट रॉन्ग है, आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। सही। अब देखिए करेक्ट कैसे करोगे। सबसे छोटा किसका होना चाहिए साइज, सबसे छोटा होना चाहिए इसका। उससे बड़ा कौन होना चाहिए, Cu+1। सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, Cu। तो सबसे छोटा किसको होना चाहिए, Cu+2। तो यहां सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी, सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी वैल्यू है सबसे छोटी, ध्यान से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखो ध्यान से कौन सी वैल्यू दिख रही है सबसे छोटी, यही है। तो ये तो ओके है, तो आप क्या लिख दोगे 0.07। इससे बड़ी वैल्यू क्या है, ये मतलब ये रॉन्ग हुआ है, इसकी जगह ये आ गया है, इसकी जगह ये चला गया है। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या है 0.096 और सबसे बड़ी वैल्यू 0.122। ये है करेक्शन। अब कॉन्सेप्ट ये है, ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएंगे जब आपको जो मैंने पढ़ाया है वीडियो में वो क्लियर होगा। अगर वो क्लियर है आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है जेईई मेन का जो मैंने आपको कराया है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला टॉपिक देखिए, आज का लास्ट टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपने टॉपिक सुना होगा क्लास 10th में बट डिटेल नहीं पढ़ा होगा, तो पहले सुन लो क्या है। ये आपका एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस और ये एटम की शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड ये सो ऑन। और आपका ये जो शेल है ये है आउटर मोस्ट शेल। क्लियर। कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके इंफिनिटी पर लेकर जाए, मतलब ये एटम है और एटम से आपने क्या करा, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला और आप निकाल कर कहां ले गए, इंफिनिटी पर। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी हम एटम को प्रोवाइड करते हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल टर्म में तो ये है, मतलब एटम के आउटर मोस्ट शेल से सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालना है और निकाल के कहां ले जाना है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे लेके जाना है। इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सही है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, तो इसकी वजह से एटम कन्वर्ट इनटू कैटायन। सही है। मतलब क्या है, अगर Na+1 में चेंज हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से बाहर, तो आपने कौन सी एनर्जी लगाई, आपने लगाया आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड कब यूज करते हैं, जब आपका एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। क्लियर। तो सिंपल टर्म में तो ये। अब मैं आता हूं बुकिश डेफिनेशन पर, तो सुन लो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब आपका एटम किस फॉर्म में होना चाहिए? एक तो एटम फ्री होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्लियर है? जैसे समझो आपने बोला सर सोडियम तो सॉलिड होता है, तो सबसे पहले करना क्या है, अगर कोई एटम सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो एटम को हीट करके क्या करिए, सबसे पहले गैसियस फॉर्म में लेकर आइए और अकेले फॉर्म में लेकर आइए। जैसे अगर बहुत सारे सोडियम एटम अटैच हैं तो उसको अलग अलग करिए, गैस के फॉर्म में चेंज करिए, उसके बाद ये काम होता है। ये क्यों बोल रहा हूँ इतना फाइन रिफाइनमेंट चीज, क्योंकि ये आपके काम आएगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। कि कई बार वो बोलते हैं सर आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लिखे, मैं बोलूंगा मत लिखो। 12th में तो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि क्यों लिखे, 12th में आप सब कुछ वही करोगे जो टीचर बोलेगा। तो सुनिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। क्लियर? ये तो हुआ आपकी बात डेफिनेशन की। अब क्वेश्चन है, ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये पेरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होती है, कैसे अप होती है, कैसे डाउन होती है, बताता हूं। देखिए ध्यान से, जैसे ये देखिए आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। अभी बोर्ड पे ध्यान मत लगाना, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान देना। मैंने बोला था अगर आपने साइज वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझो आपको सब समझ में आ गया। देखिए अगेन, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज, क्लियर है, और एटम का साइज कम होगा तो क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है? मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे इन अ पीरियड तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज, बता दिया मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इफ द साइज ऑफ एटम डिक्रीज द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए। तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अब क्वेश्चन ये पूछता हूं, अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है फ्लोरीन से और लिथियम से, मतलब करना क्या है, आपको 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फ्लोरीन से और लिथियम से। बताइए कहां ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, फ्लोरीन में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसीलिए फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है, उल्टा लेता है। इसलिए फ्लोरीन फॉर्म माइनस बना है, जबकि लिथियम क्या बनाता है, साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देता है और क्या बनाता है, Li प्लस बना है। मैं कुछ और नई नई चीजें बता रहा हूं बीच में, है ना। अब देखिए टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या करोगे, टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज। क्यों होगा इंक्रीज, न्यू शेल इज एडेड। जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। भाई साइज बड़ा हो गया एटम का, जब एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। और जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहां, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। क्लियर? दैट्स व्हाई टॉप से बॉटम चलने पर इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है। तो हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, मतलब कम एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लास 10th में आपने पढ़ा भी है, सीजियम और पोटेशियम, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सीजियम है। क्यों? क्योंकि सीजियम इतना हाई रिएक्टिव मेटल है, एट द रूम टेम्परेचर इट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। क्लियर? तो लेक्चर ध्यान से देखिए, आप कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स को। हर अल्टरनेट में वीक में मैं कम से कम आपको 4 या 5 लेक्चर शेयर करूंगा, है ना। स्पीड भी बढ़ानी है पढ़ने की हमें। इसके बाद हम करने वाले चैप्टर 1 और कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ाएं ताकि हम 12th के स्टैंडर्ड को मीट करें, है ना बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक और चीज, जो नए बच्चे जुड़े हैं मुझसे बिल्कुल फोन पर अटैच रहें, बातें करते रहें, कैसे पढ़ना है क्या करना है, तभी आगे बढ़े। क्योंकि आप 10th से 11th में आए हो, अगर अपने मन का चलाने लगोगे तो बहुत ट्रबल में फंस जाओगे। क्योंकि 11th क्लास का स्टैंडर्ड 12th से ज्यादा टफ है, मतलब 11th 12th के कंपेरिजन में ज्यादा स्टैंडर्ड वाला बुक है।
12th ईजी है, 12th में दिक्कत नहीं है। 11th अगर आपका अच्छा हो गया, इफ यू स्कोर गुड मार्क्स इन 11, श्योरिटी विल स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन 12th। बट 11 बिगड़ गया, 12th में दिक्कत है। बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, 12th के लिए पढ़ना है, 12th के लिए पढ़ना है, 12th के लिए ही पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।